नमस्ते एवरीवन। आप सबको योर लाइफ का स्वागत है। और आज मैं डाइट के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरा नाम हरिता, मैं अपोलो हॉस्पिटल्स में चीफ डाइटिशियन की तरह पिछले 2 डेकेड से काम कर रही हूँ। आज का टॉपिक स्पेसिफिकली खान पान के बारे में होगा। और आपको जो भी इस टॉपिक पे डाउट्स हैं, स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी कोविड हुआ है, रिकवर हो रहे हैं, उनको क्या खाना चाहिए, इस टॉपिक पे बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बारे में जो भी डाउट्स आपके मन में हैं, आप चैट कॉलम में डालिए ताकि हम लोग स्पेसिफिकली आपके यहाँ क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। इसके अलावा एक पोल क्वेश्चन होगा आपके लिए एक 5 मिनट के बाद, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या क्या स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। तो चलो जानते हैं कि खान पान में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर अगर हम लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है कि खाने में स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी चीज़ इंक्लूड करें जिससे अपना इम्यूनिटी बढ़े, जिससे अपना लंग पावर बढ़े, है ना। सो मेन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या फिर अपना लंग पावर बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अभी तक तो कोई सिम्टम्स मेजर नहीं है, मगर जिस चीज़ को करेक्ट करने से हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ता है। यस, सो मेन स्पेसिफिकली अगर हम थोड़े लोगों को एनीमिया होता है या रक्तहीनता होता है, जिनके हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। तो ऐसे लोग खाने में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ये इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेन हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए हाई आयरन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये हाई आयरन फूड्स क्या है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये रेगुलरली अगर हम लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे कैसे हम लोग नेचुरली डाइट द्वारा ही अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ा सकते हैं। सो अगर हम लोग फ्रूट्स कैटेगरी में लेंगे तो वैसे तो सारे फ्रूट्स अच्छे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग विटामिन सी रिच फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं, वो हमारे डाइट में से जो हमें हीमोग्लोबिन मिलता है या फिर डाइट में से हमें जो आयरन मिलता है, उसे एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स कौन से हैं? विटामिन सी रिच फ्रूट्स ऐसे हैं जो मतलब खाने में खट्टे लगते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, गुआवा है, अपना इंडियन आंवला है जिसे गूसबेरी भी कहते हैं। इनमें विटामिन सी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग वेजिटेबल्स में देखेंगे तो टमेटोज़ में हमें विटामिन सी आता है। तो ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना जो अपने आयरन अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आयरन अगर हम देखेंगे किन फूड्स में होता है, मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में आयरन कंटेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी मिलता है और वो एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। जैसे कि हम लोग रेड मीट लेते हैं, मटन लेते हैं, उसमें स्पेसिफिकली अगर हम लोग लिवर पीसेस लेते हैं तो उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो किन लोगों को ये इंक्लूड करना चाहिए? जिनको ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है, वो लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं, वो लोग भी अगर डाइट को इंक्लूड करेंगे या इम्प्रूव करेंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के जल्दी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर वेजिटेरियंस हैं तो सारे वेजिटेरियंस पूछेंगे कि नॉन वेज में तो होता ही है, मगर वेजिटेरियन फूड में किस में आयरन ज़्यादा होता है? तो वेजिटेरियन फूड्स में हम लोग मेनली देखेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरी सब्जियाँ, आप पालक ले लें, मेथी ले लें, बथुआ ले लें, सब में आयरन कंटेंट होता है। इसीलिए एवरी डे आपके खाने में किसी भी फॉर्म में आप हरी सब्जी इंक्लूड करने की कोशिश करना चाहिए। चाहे वो आप रायते में डालें, आप सब्जी बनाएं, खिचड़ी में डाल दें, या फिर पराठा में इंक्लूड करें। हर किसी रेसिपी में अगर हम लोग ग्रीन्स इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें पूरे डाइट में से आयरन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे
आयरन वेजिटेरियन फूड्स में किस में ज़्यादा मिलता है, तो नट्स में हमें बहुत अच्छा आयरन कंटेंट मिलता है, मतलब ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो हम लोग लेते हैं। सो ड्राई फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें गुड अमाउंट ऑफ आयरन खजूर में मिल जाता है। तो अगर फ्रेश डेट्स आप लाते हैं तो उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, किशमिश में ज़्यादा होता है, अंजीर में ज़्यादा होता है। इसके अलावा नट्स जो हम लोग लेते हैं, बादाम है, वॉलनट है, इन सब में आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये सब इंक्लूड करने से नेचुरली जो हम लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, अपना आयरन लेवल्स बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें फ़ायदेमंद होगा। हम सब जानते हैं कि अगर एक बार कोविड हो जाता है तो हमें अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, स्पेसिफिकली अपना लंग पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लंग एक मसल है, तो हम लोग मसल बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आप देखिए, कोई भी मसल जो होता है उसको एक्टिव रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें अपने खाने में अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन चीज़ें किस में होती हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक पोल क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला पोल क्वेश्चन है कि अगर हम लोग ध्यान से एक अपना मन लगा के अगर खाना खाते हैं, ये क्या इम्यूनिटी और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है? आपको अपने चैट बॉक्स में लिखना है या पोल आंसर कर लीजिए। येस और नो में अगर आप आंसर देंगे तो हम लोग देखेंगे कितने परसेंटेज लोग इसको बिलीव करते हैं, मतलब माइंडफुली खाएंगे, ध्यान दे के खाएंगे, ये सब भी अपने इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है कि नहीं। ओके, सो काफ़ी लोगों ने येस बोला है, तो डेफिनेटली हम लोग अपने खान पान पे ध्यान देंगे तो अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग उस तरह से प्रेपरेशन करेंगे, उस तरह से चीज़ें लेकर आएंगे घर में। मतलब अगर हम लोग को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है तो जब हम लोग मार्केट में जाएंगे तो बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, मिक्सचर्स हैं, ये लाने के बदले में हम लोग ड्राई फ्रूट्स लाने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली वो जो जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, ऐसे खाना पिक करने की, शॉप करने की भी कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली माइंडफुल ईटिंग काफ़ी हेल्पफुल है, और हम सबको इस बात को समझ के इस बात को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें ये भी एस्पेक्ट आता है कि हम लोग टीवी देखते हुए नहीं खाएंगे, बहुत ही जल्दी में खाना नहीं खाएंगे, आराम से एक जगह बैठ के खाएंगे और सही टाइम पे भी खाएंगे। अगर रेगुलरली हम लोग एक ही टाइम पे खाना खाते हैं और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाना खाते हैं, ये सब भी अपने ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाने के काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं। मतलब ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत छोटी लगती हैं बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको अपने हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप सबने सुना होगा कि विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जनरली हम लोग विटामिन डी किसको रिलेट करते हैं? जनरली हम लोग बोन हेल्थ को रिलेट करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मुझे अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो मुझे विटामिन डी लेना चाहिए। मगर हम सबको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम करता है। तो अगर अब तक आपने अपने वैल्यूज़ चेक नहीं किए हैं, आपको ज़रूर अपने विटामिन डी वैल्यूज़ चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कम से कम वो 30 एंड अबव है कि नहीं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी के वैल्यूज़ बहुत लो रहते हैं, और अभी रिसर्च बता रहा है कि जिनके वैल्यूज़ लो हैं उनकी इम्यूनिटी लो है, उनको कोविड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि हम लोग ने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, मगर अगर आप अभी ध्यान देके वैल्यूज़ चेक करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो भी हेल्पफुल रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि किन फूड्स में से हम लोग को विटामिन डी आता है, तो ओवरऑल जो विटामिन डी वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए खाने में से एक सिर्फ 10-20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। वो भी अगर फोर्टिफाइड मिल्क है हम लोग लेते हैं, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस लेते हैं, या फिर हम लोग मशरूम्स जैसे फूड्स लेते हैं, ऑयली फिश लेते हैं, उनमें से थोड़ा बहुत हमको विटामिन डी आ जाता है। बट मेनली
विटामिन डी जो है फ्रीली अवेलेबल है सनलाइट में, वो भी 10 to 3 के बीच में, सनलाइट के बीच 10 AM to 3 PM के टाइम के बीच में अगर हम लोग आधा घंटा रोज़ स्पेंड कर सकते हैं टाइम सन में, तो हमको फ्री विटामिन डी मिल सकता है। और ये विटामिन डी हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, हमें इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है विटामिन B12। जनरली हम लोग जब न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो हमें पता है थोड़ा बहुत कि खाने में से कैलोरीज आते हैं, प्रोटीन आता है, फैट आता है, मगर इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कैलकुलेट करके आ रहा है कि नहीं, ये हमारे खाने में है कि नहीं, ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर एक ऐसी न्यूट्रिएंट है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना ही है वो है विटामिन B12। मैं B12 के बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? मेनली बिकॉज बहुत सारे लोग कोविड के बाद में या फिर जनरली भी बहुत वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग, मतलब बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं फिर भी काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं शाम तक। घर जाने के बाद मन तो करता है कि काफ़ी चीज़ें करें मगर कर नहीं पाते हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, जो बहुत ही कॉमन, मतलब इसको एक डायग्नोसिस भी है, इसको बोलते हैं कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। अगर ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है या फिर आपके मसल्स बहुत टाइट लगते हैं, बहुत वीक लगते हैं, आपको कैच बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत पेन होता है मसल्स में, अनएक्सप्लेन पेन, मतलब अगर आपने बहुत हैवी सा कुछ काम नहीं किया तो मसल पेन क्यों होना चाहिए, है ना? मतलब उस मसल को अच्छा नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो चाहे वो काफ लेग मसल्स हो, आपके लंग मसल्स हो, इन सबको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। और उसके लिए एक अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है B12। सो ये अपने B कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट में से एक न्यूट्रिएंट ऐसा है B12 जो आपको सडन एनर्जी देता है, अपने आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग जो है निकाल देता है और अपने मसल्स को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो अगेन ये B12 हम लोग को कहाँ से मिलता है? अगर खाने में देखेंगे हम लोग को एग में से, अंडे में से अच्छा खासा B12 मिलता है, मगर ये B12 अंडे के येलो में होता है। तो हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ वाइट लेते हैं क्योंकि उसमें से प्रोटीन आता है और येलो को निकाल देते हैं, मगर एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो येलो में हम लोग को B12, आयरन, फोलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट B कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसीलिए अगर हफ्ते में 2 बार, 3 बार खा रहे हैं आप, तो आपके खाने में आपको होल एग, पूरा अंडा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमको विटामिन B12 मिलता है थोड़े से नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में से। तो अगर आप एक मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं जिसमें से आयरन, कैल्शियम के अलावा अगर हम लोग को बहुत सारी छोटी छोटी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक, सेलेनियम, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये आप चाहते हैं कि सब कुछ एक ही फूड में से अगर हमको मिल सकता है, वो ऐसी कौन सी फूड है? वो अपने नट्स एंड फ्रूट्स हैं। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कितना नट्स एंड फ्रूट्स लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले हम लोग दूसरा पोल क्वेश्चन लेंगे। दूसरा पोल क्वेश्चन है कि हम लोग जो हर्ब्स और जो मसाले लेते हैं, स्पाइसेस हैं, कैन बी यूज फॉर डिकॉशन, हम लोग उसका काढ़ा बना सकते हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आप पोल में आंसर कीजिए, येस और नो। तो ये हम लोग आई थिंक कोविड टाइम में सभी ने कोई ना कोई तो काढ़ा पिया ही होगा। सभी ने कोई ना कोई डिकॉक्शन गर्म पानी का बना के उसमें स्पाइसेस डाल के, मसाले डाल के ज़रूर बनाए होंगे। तो ऐसा कौन सा काढ़ा है जो हम लोग सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमें कंटिन्यू करना चाहिए ताकि हम लोग उसमें से जो भी इम्यूनिटी मिले, हम लोग को जो भी प्रोटेक्शन मिले वो मिल सकता है। सो 1 मिनट हम लोग वेट करते हैं ताकि सब लोग अपना पोल क्वेश्चन आंसर कर दें और आपके आंसर के हिसाब से मैं आपको
फर्दर क्लैरिफाई कर सकूं या रीअश्योर कर सकूं। तो आप सबके हिसाब से यस, काढ़ा लेना चाहिए और सही भी है, हाँ काढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन किचन में जितने भी हर्ब्स हैं सबको मेडिसिनल वैल्यू तो ज़रूर है, सबको मेडिसिनल वैल्यू ज़रूर है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओवरडू नहीं करना है। हम लोग अपने काढ़े में तुलसी ज़रूर डालें, हल्दी ज़रूर डालें, उसमें स्टार एनीस जैसे जो स्पाइसेस हैं वो हम लोग अपने काढ़ा में डालें। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में डालें या एक्सेस में डालें। एक दो पेशेंट्स हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने हल्दी, एक दो पिंच हमें हल्दी डालना चाहिए मगर उन्होंने आधा आधा चम्मच डाला। सो हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। हमें 1 पिंच या 2 पिंच हल्दी डालना है, थोड़े से 4-5 लीव्स तुलसी डाल सकते हैं, और स्टार एनीस जैसे या फिर लौंग जैसे अगर हमें डालने हैं तो 1-2, अगर हम लोग 1 कप की बात करते हैं तो 1-2 स्पाइसेस से ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यस, लेना चाहिए स्पाइसेस, बट हमें उसका क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए लेना चाहिए, क्योंकि ये सब स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर हम ज़्यादा दिन लेते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। राइट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा फूड जो लेने से हमें कोई भी और बहुत सारे सप्लीमेंट्स ना लेना पड़े, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे लेने से मुझे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो वो उसका ये आंसर होगा कि हम लोग रोज़ एक मुट्ठ भर के अपने डाइट में नट्स ज़रूर इंक्लूड करें। तो यूजुअली ये कहने से सब लोग पूछते हैं कैशो खा सकते हैं कि नहीं। हमें जानना चाहिए कि कौन से नट्स अगर इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। बादाम हम लोग सब यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे लोग उनको सोक करके, रात को सोक करके सुबह अर्ली मॉर्निंग नहार पीट लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है, हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है मगर काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है। इसके अलावा नट्स आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आप वॉलनट्स इंक्लूड कर सकते हैं, अखरोट इंक्लूड कर सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता है, अंजीर है, डेट्स हैं, ये सब छोटे छोटे पीसेस करके अगर हम लोग एक नट बॉक्स बना के रख सकते हैं अपने टेबल पे, और एवरी डे हर रोज़ एक मुट्ठ भर के या फिर 2 बड़े चम्मच, मतलब अराउंड 30 ग्राम तक अगर हम लोग लेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदेमंद होगा। ना ये बादाम है, वॉलनट है, इन सब में ऑफ कोर्स प्रोटीन होता है, हाई आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसके अलावा जिंक, सेलेनियम जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके अलावा इन सब में फ़ैट थोड़ा हमें मिलता है ना, नट्स सारे नट्स में से फ़ैट तो मिलता है ही है। नट्स में स्पेसिफिकली टाइप ऑफ फैट जो मिलता है उसमें से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये हमें इन्फेक्शन ना हो इसका पावर देते हैं, या फिर ये स्पेशल प्रॉपर्टी हम उनमें होता है। सो अगर हम सभी खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिन फूड्स में होता है अगर वो इंक्लूड कर सकते हैं तो हमें इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की कैपेसिटी रहेगी। सो ऑटोमेटिकली हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर आ जाएगी, और इन्फ्लेमेशन जो होता है, मतलब जब भी डिसीज स्टार्ट होता है धीरे धीरे पहले इन्फ्लेमेशन जैसा स्टार्ट होता है। सो चाहे वो डायबिटीज़ हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, सब भी एक छोटी सी इन्फ्लेमेशन की तरह स्टार्ट होके फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये सबको एक बेसिक लेवल में अगर हम लोग निकाल देना चाहते हैं या फिर न आए, इसका प्रिवेंशन अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं, सो डेफिनेटली हमारे खाने में नट्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के में रिच हो वो हमें अपने डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करना चाहिए। शायद नेहा और एक पोल क्वेश्चन डाल दें ताकि हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप, अपना जो रात को हम लोग सोते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है कोविड-19 में? विद स्लीप डिप्रिवेशन कम इन द वे ऑफ रिकवरी। हमारे रात का जो स्लीप है वो एक रिकवरी फेज़ है, मतलब जब हम लोग रात को सोते हैं हमारा बॉडी कई तरीक़ों से रिकवर करते रहता है, और एक रेस्ट जो हम लोग को चाहिए, बोथ बॉडीली रेस्ट और जो माइंड को रेस्ट चाहिए वो भी मिलता है। तो ये जो स्ट्रेस है बॉडी का, उसको जब थोड़ा सा टाइम मिलता है रिकवर होने का, माइंड कॉन्स्टेंटली बात करते रहता है, अपने आप से बात करता है अगर किसी और से बात नहीं कर रहा हो तो उसको भी रेस्ट करना इतना इम्पॉर्टेंट है।
ताकि ये दोनों चीज़ें जो परफेक्ट हों वो हमें किसी भी इलनेस, कोविड ही नहीं किसी भी इलनेस को हैंडल करने की पावर देता है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। आप देखिए जो भी रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं या फिर उनको अच्छी नींद नहीं आती है या फिर जो नाइट शिफ्ट में काम करके सुबह सोने की कोशिश करते हैं, उनकी नींद अच्छी नहीं हो पाती है और उसकी वजह से जो सर्काडियन रिदम जो है वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है बॉडी में क्रिएट होता है। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन किसी भी तरह से हमारे बॉडी में जनरेट ना हो, वो चाहे एक डिजीज़ रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिर माइंड रिलेटेड स्ट्रेस हो या सिंपली अगर हमारे स्लीप डिप्रिवेशन या हम ठीक से सो नहीं पाते हैं इसकी वजह से हो। हाँ, ये और एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोगों को कितने घंटे सोना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं हमको इसका, बट ब्रॉडली अगर हम लोग रिसर्च देखेंगे 7 to 8 आवर्स स्लीप हमें बहुत ज़रूरी है, वो भी जब नाइट टाइम, बिकॉज बॉडी का जो नेचर बना है वो है कि हम एक सर्काडियन रिदम को फॉलो करें, तो इसमें नाइट स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है और कम से कम हम लोग 7 घंटे तक सो रहे हैं कि नहीं ये आपको देखना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें काफ़ी फ्रेश लगता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मगर ब्रॉड प्रिस्क्रिप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो 7 घंटे मिनिमम आप सो रहे हैं कि नहीं आपको देखना चाहिए। आपके पास काफ़ी काम होगा, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा, फिर भी आपने ये देखना है कि रात को आप 11 साढ़े 11 बजे तक तो कम से कम सो जाना चाहिए, ताकि आप सुबह अगर आप 7 बजे तक उठ जाते हैं तो अच्छा एक 8 घंटे का नींद होता है, आप रिफ़्रेश होकर उठना चाहिए, सिर दर्द नहीं होना चाहिए, टायर्ड नहीं होना चाहिए और नींद आ रही है ऐसा नहीं लगना चाहिए, देन आपको एक अच्छी नींद आई है ये आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, आई हैव लॉस्ट 3 kgs आफ्टर कोविड, व्हाट शुड आई डू। यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत रैपिड वेट लॉस हुआ है कोविड के बाद। लोग 1 महीने में 3 kg 5 kg तक वेट लॉस एक्सपीरियंस किए हैं। ये क्यों हो रहा है अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये स्पेसिफिकली इनटेक तो खैर बहुत लोगों को स्मेल टेस्ट ये सब नहीं समझ में आ रहा था, उसकी वजह से इनटेक कम हुआ है। जिनको फीवर था कॉफ था वो ठीक से खा नहीं पाए हैं। इनके अलावा भी मतलब काफ़ी फीवर्स में ये होता है ना कि हम लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, बट उसके बाद जब हम देखते हैं कि इतना वेट लॉस नहीं होता है, मगर कोविड में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत विजिबल वेट लॉस हुआ है। जिनको भी हम देखते हैं उनको समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है और 3 4 5 kg तक वेट लॉस पर मंथ तो हुआ ही है। अब ये क्यों हुआ है, कौन सा वेट लॉस हुआ है, ये जानने की बहुत ज़रूरी है। जैसे फैट लॉस अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मगर जनरली हम लोगों ने देखा है कि लोगों का मसल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। इसीलिए हमें अपना मसल रिटेन करने के लिए अगर कोविड पीरियड हो रहा है या अभी आपको इन्फेक्शन चल रहा है इस पीरियड में और 2-3 महीने बाद में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। प्रोटीन एक बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड न्यूट्रिएंट है, मगर जनरली हम लोग इंडियन डाइट्स में अगर इवैल्यूएट करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि आधा 50% ही इंटेक है। मतलब अगर हम लोग को जनरली अगर 60-70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपने खाने में लेने चाहिए, हम लोगों ने देखा है कि लोग 30 ग्राम्स 40 ग्राम्स बड़ी मुश्किल से लेते हैं। तो अगर हमारा प्रोटीन इंटेक कम है, मतलब मसल को, चाहे कोई भी मसल हो, उसे सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है या सही तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें अपने खाने में रेगुलरली इंटेक करना चाहिए जिनसे हम लोग को प्रोटीन आता है। इंडियन डाइट्स में हम लोग देखें, वेजिटेरियन डाइट्स में हम लोग देखें, तो टॉप 3 थिंग्स अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे खाने में दूध,
दही, दाल या दाल जैसी कोई भी चीज़ें जैसे छोले हैं, राजमा है, ये सब चीज़ों में हमें प्रोटीन मिलता है। स्पेसिफिकली अगर आप वेजिटेरियन हैं और इनमें से कोई भी चीज़ें अगर आप नहीं खा रहे तो ऑटोमेटिकली आपको रेगुलर प्रोटीन जो वैल्यू चाहिए, जो जितना क्वांटिटी चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है। तो आपने ये ध्यान देना है कि आप कम से कम 1 गिलास दूध पी रहे हैं कि नहीं, दोनों टाइम दही खा रहे हैं कि नहीं, आप दाल दोनों टाइम खा रहे हैं कि नहीं, या दाल जैसी चीज़ें, जैसे दाल जैसी चीज़ें मतलब छोले हैं, राजमा हैं, लेग्यूम्स हैं, जैसे बीन्स सब्जी हैं, उसमें से भी थोड़ी बहुत दाल आती है, मटर है, अभी सीजनली काफ़ी अवेलेबल है। इन सब चीज़ों को अपने खाने में रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली मतलब डेली सुबह शाम आपके खाने में है कि नहीं, आपको देखना है। इसमें आपको काफ़ी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा थोड़ा हायर प्रोटीन कंटेंट हम लोग को इंक्लूड करना है। हफ्ते में 2 बार 3 बार इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। वो 2 फूड्स है पनीर और सोया। पनीर अगर हम लोग लेंगे तो 100 ग्राम पनीर लेंगे तो आराम से उसमें से 15 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। तो हफ्ते में 2 बार 1-2 बार इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। सोया भी एक बहुत ही हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है। जैसे नॉर्मली हम लोग दालें लेते हैं तो उसमें से 25 ग्राम प्रोटीन आता है, मगर सोया में से 40 ग्राम प्रोटीन आता है। तो किसी भी फॉर्म में आप ले, ग्रैन्यूल्स ले, चंक्स ले, सोया मिल्क ले ले, दही ले ले, आपको टोफू की तरह लेना है वो ले ले, आपको डेफिनेटली हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहेगा। और हफ्ते में 2-3 बार आपको, अगर आप ये हाई प्रोटीन चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। और एक क्विक क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड, कि पानी कितना पीना चाहिए। पानी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी फूड डाइजेस्ट होने के लिए, हमारा हाइड्रेशन ठीक रहने के लिए, हाइड्रेशन ठीक रहेगा तो मूड ठीक रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, हेडेक्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए भी पानी सही मात्रा में पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आप 2 से 3 लीटर पानी ले रहे हैं कि नहीं। 2 से 3 लीटर मतलब 10 से 15 ग्लास पानी पूरे दिन में ले रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर आप बॉटल में मेजर करते हैं तो 1 लीटर के 2-2 बॉटल रखें और मेजर करें कि अप्रॉक्सीमेटली आप पूरे दिन में 2 बॉटल पानी पी रहे हैं कि नहीं। इतना अगर आप मिनिमम पी रहे हैं तो आप डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए हेल्प कर रहे हैं, और ओवरऑल बॉडी फंक्शन जो है वो, चाहे अपने एंजाइम्स हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, वो सब अच्छी तरह से काम करने के लिए भी उनको गुड अमाउंट ऑफ वाटर की बहुत ज़रूरत है। तो आज का सेशन ओवरऑल डाइट हमें कैसे लेना चाहिए, कोविड होने के बाद हमें प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए, हमें विटामिन डी पे ध्यान देना चाहिए, B12 पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई अनीमिक है तो उसको अपने खाने के द्वारा आयरन लेवल्स कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, या फिर ये सेशन आप बाद में देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपने चैट कॉलम में क्वेरीज़ डालिए, हम आपको इसे आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्ते।